जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। साथियों, एग्जाम बिल्कुल सामने है। 12 अक्टूबर को एग्जाम होना है। लिहाजा यही कोशिश है कि तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर कर लें। तो चलिए फिर आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं मैं, और वो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था थी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना रैंडम नहीं थी, बड़ा ही सोच समझ के इसकी स्थापना हुई। और इसके पीछे खासतौर पे अगर पहले इसके संस्थाओं की बात करें तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इसकी स्थापना के लिए। बहुत सारी संस्थाएं थी जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ना है और इसके कारणों की जांच करना है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है हम लोग प्रयास करना, क्या क्या उद्देश्य थे इसके, उनकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई, क्या क्या दिक्कतें थी, तमाम तरह की चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या INC, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय इतिहास में, खासतौर पे मॉडर्न इंडिया में, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके पहले जितनी भी संस्थाएं बनी, उनका जो स्कोप था वो रीजनल था, वो क्षेत्रीय स्कोप था। अर्थात वो अखिल भारतीय लेवल की संस्था नहीं बन पाई। अर्थात जितनी भी समस्याएं अखिल भारतीय स्तर की थी, उनको एड्रेस करने के लिए आपके पास एक अखिल भारतीय लेवल की संस्था होनी चाहिए, और इंडिया के पास वो संस्था नहीं थी। अर्थात यहाँ के क्रांतिकारियों को भी इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि कम से कम एक संस्था तो ऐसी होनी चाहिए जो हमारी मांग को अखिल भारतीय स्तर पर उठा सके। और इसी जरूरत को ध्यानगत रखते हुए हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और कांग्रेस की स्थापना के पीछे की वजह अगर देखें तो कई वजह थी भैया, ध्यान दीजिएगा। अगर उद्देश्य देखें तो कई उद्देश्य हैं इसके। पहली बात, उद्देश्य इसका क्या था? अखिल भारतीय स्तर पर भारतीयों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय स्तर पर। इस समय जितनी भी संस्था थे, सबका जो लेवल था, वो जो उनका जो स्तर था, और खास तौर पे जो उनका स्कोप था, वो क्षेत्रीय था। अर्थात उनका लेवल अखिल भारतीय स्तर का नहीं था। ये भी एक कारण बना। दूसरी बात, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति। राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति अर्थात भारतीयों की तरफ से जो राष्ट्रीय स्तर की डिमांड, जो मांग रखी जा रही थी, उनकी प्राप्ति हेतु भारतीयों के पास एक मतलब एक राष्ट्रीय स्तर के फोरम की आवश्यकता थी। कांग्रेस स्थापना के बाद वो फोरम मिल गया, और जितने भी समस्याएं थी भारतीयों के अंदर, जितने भी असंतोष की भावना थी, तमाम चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए एक मंच की जो जरूरत थी वो कांग्रेस ने दे दिया, ठीक है। इस चीज को समझना अपने को। ये चीज हुआ।
इससे क्या हुआ, स्वराज की भावना मजबूत हुई। स्वराज की भावना को मजबूत करना, ठीक है। इसके अलावा भी एक और उद्देश्य था, लोगों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, विकास करना। तो खास तौर पे 4 इंपॉर्टेंट उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति हेतु कांग्रेस की स्थापना की गई। एक चीज ध्यान देना है आपको, और ये उद्देश्य लोगों के मन मस्तिष्क में आए क्यों? अगर हम देखें तो इसके पीछे की कई वजह थी, बहुत सारी वजह थी। एक वजह तो ये थी कि भारतीयों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, अत्यधिक शोषण हो रहा था, लिहाजा एक स्वदेशी संगठन की स्थापना की मांग उठी कि हमारे पास अगर एक स्वदेशी संगठन हो तो हमारी मांग को सही तरीके से अंग्रेजों के पास रख सके, ठीक है ना। और स्वराज की भावना भी प्रबल हुई, क्योंकि अत्यधिक शोषण ने भारतीयों के अंदर इस सेंटिमेंट को डाल दिया कि एक स्वदेशी सरकार ही हमारे हितों की पूर्ति कर सकती है, एक विदेशी सरकार कभी नहीं कर सकती। लिहाजा लोगों के अंदर स्वराज प्राप्ति की भावना जो है बड़ा प्रबल हुई, और इसी का उद्देश्य था कि कांग्रेस की स्थापना में जो है लोगों ने एकता दिखाई और लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करवाई, ठीक है। इसके अलावा एक और कारण था, अंग्रेजों को भी लगा, क्योंकि इन 1857 हमने देखा कि एक बहुत ही विशाल रिवोल्ट हुआ 1857 में, और उस रिवोल्ट ने अंग्रेजों को समझ लीजिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये हमला उनकी अस्मिता के ऊपर था, इतनी पावरफुल जो है शक्ति के ऊपर ये हमला था। और 1857 का रिवोल्ट हालांकि आंशिक रूप से सफल हुआ, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को एक सबक दे गया। अब अंग्रेजों को ये पता चल गया कि अगर भारतीयों के अंदर कोई भावना पनप रही है, उमड़ रही है, तो उसके अभिव्यक्ति के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो भावना जो है, दबी हुई भावना, फिर एक विद्रोह का स्वरूप न ले ले। लिहाजा ये खुद चाहते थे, अंग्रेज खुद चाहते थे कि एक इनके पास एक अखिल भारतीय स्तर का मंच होना चाहिए, जिससे अखिल भारतीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने रखे जाने चाहिए। हम जांच पड़ताल करेंगे, अगर वो मुद्दे राष्ट्रीय हित में हैं और जनमानस के हित में है तो उन मुद्दों पर कार्य किया जा सकता है, और जिससे इनके दुख, इनके क्षोभ की अभिव्यक्ति भी हो जाए और कोई समस्या भी ना हो, ठीक है। तो विद्रोह की स्थिति को दोबारा विद्रोह ना हो, इसको टालने के लिए कांग्रेस की स्थापना को उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है ना। बात को ध्यान देना। चलिए भी आगे। इसके अलावा कुछ और उद्देश्यों में यह था कि लोगों के मन में पनप रहे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट की अभिव्यक्ति के लिए एक एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, ठीक है। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लगा, उनको लगा कि अगर हम लोग इनको एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर देंगे तो अखिल भारतीय स्तर की जितनी समस्याएं इनके अंदर है, अगर इनके अंदर कोई असंतोष की भावना पनप रही है, जैसा कि 1857 की क्रांति के दौरान हुआ। 1857 की क्रांति जो थी वो अचानक हुई क्रांति नहीं थी, बल्कि 100 साल, विगत 100 वर्षों से लोगों के अंदर पनप रही असंतोष की भावना थी, जो कि उनके शोषण के परिणाम स्वरूप विकसित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो भू राजस्व प्रणाली और जितने भी बंदोबस्त किए गए, उनसे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। महालवाड़ी सेटलमेंट जो आपने पढ़ा, इसमें भी पूरे उत्तर भारत में जो किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि 50% और 60% जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू, वो बहुत बड़ा जो है लैंड रेवेन्यू माना जाता है। क्योंकि अगर भारतीय इतिहास को देखें तो समस्त भारतीय इतिहास में ज्यादातर समय 1/6 भू राजस्व लिया जाता था। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि 1/3, और बहुत ही दुर्लभ स्थिति में 1/2
इसमें दो हमारे पास दृष्टांत मौजूद हैं, एक मोहम्मद बिन तुगलक जिसको एमबीटी कहा जाता है और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1/2 अर्थात 50% तक जो है वो भू राजस्व वसूलते थे। अदरवाइज अगर ज्यादातर ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखें और ऐतिहासिक कार्यकाल को देखें तो लगभग 1/6 से 1/3 यही हमको देखने को मिलता है। लेकिन अंग्रेजों ने ये हद भी पार कर दी, वो 60% तक भू राजस्व वसूले, लिहाजा किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, उनके अंदर असंतोष की भावना पनपी और जिसके परिणाम स्वरूप 1857 का बड़ा ही भयावह जो है विद्रोह देखने को मिलता है। फिलहाल आगे हम लोग पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को अंग्रेजों ने समझा कैसे। अंग्रेजों ने इस बात को भली भांति समझा और यही कारण था कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को खुद ही प्रमोट किया। वो चाहते थे, दे वांटेड देयर टू बी एन ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट टू रिप्रेजेंट इंडियंस। तो वो चाहते थे कि एक स्थापना हो जाए, एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था होनी चाहिए ताकि वहां से लोगों के जो अंदर दुख है, कष्ट है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक मंच मिल जाए और वो विद्रोह की स्थिति में न पहुंच पाए। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आप किसी की बात नहीं सुनते तभी विद्रोह होता है। तो कुल मिला के भैया ये चीज तो स्थिति थी अपनी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थापना में मदद करी या करी इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, की, क्योंकि उसे भी एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी। ठीक है। तो क्यों इसकी स्थापना हुई? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी, लिहाजा इसकी स्थापना जो है हो जाती है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो कारण था भारतीयों की तरफ से, खासतौर पर अगर हम देखें कि भारतीयों की तरफ से इसकी स्थापना को किन किन भावनाओं ने जो है ज्यादा जो है प्रबलता के साथ मदद करी, तो वो भारत के अंदर पनप रहे राष्ट्रीय चेतना की भावना, जो नेशनलिज्म, जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो डेवलप हो रहा था, उससे एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था की जरूरत महसूस हुई और अंततः स्थापित हुई। लेकिन अंग्रेज चाहते थे इसको रिप्रेस कर देते। बहुत ही आसान था उनके लिए, क्योंकि इसके पहले अगर इफ वी टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, we know how the revolt was brutally repressed। बहुत ज्यादा जो है उसको खत्म कर दिया गया, उसको जो है दबाया गया। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, तो इसको भी दबा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बल्कि क्या हुआ भैया, बल्कि इसकी स्थापना को प्रमोट किया गया और A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ये ध्यान दीजिएगा, ICS अधिकारी थे भैया। ठीक है, इन्होंने आगे आकर कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कब कांग्रेस की स्थापना की? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इन्होंने स्थापना में अच्छा खासा रोल अदा किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सामने आए क्योंकि इनको लगा कि एक सेफ्टी वाल्व हमको भी चाहिए। अगर हमको विद्रोह से बचना है तो एक सेफ्टी वाल्व चाहिए। कांग्रेस की स्थापना कर देंगे तो कम से कम लोगों की भावनाओं का जो है वो एक्सप्रेशन करने का एक जो है मौका मिल जाएगा और विद्रोह की स्थिति नहीं बन पाएगी। ठीक है, विद्रोह से काफी घबरा गए थे। चलिए भैया आगे चलते हैं।
तो ये कुल मिला के कांग्रेस की स्थापना जब बनती है तो ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं जनरल सेक्रेटरी, ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई और पहली बैठक इसकी कब होती भैया, इसकी पहली बैठक, पहला सेशन बॉम्बे में होता है, 28 दिसंबर को होता है, ठीक है, 1885। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया पहले सेशन में, तो टोटल प्रतिनिधियों ने 72 प्रतिनिधियों ने, डेलीगेट्स ने भाग लिया, ठीक है ना, 72, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल डेलीगेट्स, टोटल मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पहले सेशन को, वो थे 72 इन नंबर, ठीक है ना, 72 संख्या में थे वो लोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया पहले वाला के, WC बनर्जी, ठीक है ना, बंगाल में बनर्जी को बनर्जी बोला जाता है, बनर्जी करके ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये पहले अध्यक्ष थे INC के। जब इसकी स्थापना होती है तो लोगों के अंदर भी एक संतोष की भावना विकसित होती है कि कम से कम अब हमारे पास एक ऐसी संस्था है जो हमारी मांग को आगे रखेगी, ठीक है। इसके पीछे कई वजह थी, जो है जो कि इसकी स्थापना की गई, पूरे विश्व लेवल पर पनप रहे राष्ट्रवाद, पूरे विश्व स्तर पे जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उससे भी भारतीय बड़ा प्रेरित हुए। प्लस यहाँ पे जो मध्य वर्ग का विकास हो रहा था, बौद्धिक वर्ग का विकास जो हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही हम देखते हैं किस प्रकार से राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, नेरोजी साहब, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, दादोबा पांडु, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने अपने स्तर से काम किया और भारतीयों को जगाने का जो है प्रयत्न किया। तो ये भावना ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना में बल दिया और आसान बनाया, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। 1857 की क्रांति के बाद वो भावना बड़ा प्रबल हुई और तभी इस संस्था की जरूरत पड़ी। तो पहली संस्था जो है ये कांग्रेस बनी, जो कि अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। WC बनर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष बने। बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 और पहला सेशन लगता है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। एंड अ टोटल ऑफ 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो ये 72 जो है डेलीगेट्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए, लोग थे, ठीक है ना, प्रतिनिधि। जनरल सेक्रेटरी की जो है ओहदे पर ये गए और अध्यक्ष बने WC बनर्जी साहब, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट संस्था थी। अब इसके बाद इसके क्या क्या जो है, इसके बाद इसने किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करी। इसने अंग्रेजों के सामने भारतीयों की तरफ से जो भी मांग होती थी, समय समय पर जो मांग महसूस होती थी, जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो भारतीयों की प्रतिनिधित्व की बात भी करती थी कि ब्रिटिश इंडिया में भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए भी मांग जो है इस संस्था ने ही उठाया, ठीक है ना। तो ये संस्था बन जाने से भारतीयों को बड़ा लाभ हुआ, इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, एक्चुअली 1884 में ही इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलकर INC बन गई है चीज, ठीक है ना। दादा भाई नेरोजी ने INC का नामकरण किया,
ठीक है। इन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल यूनियन से आप जो है इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही खास इनका रोल रहा है। तो पहले अध्यक्ष तो जो है व्योमकेश चंद्र बनर्जी साहब थे। दूसरे अध्यक्ष, 2-3 अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले जो थे दूसरे, वो दादा भाई नेहरूजी साहब थे, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन, अठारह, ठीक है। इन्होंने ही आईएनसी का नामकरण किया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो कॉन्फ्रेंस था वो किए बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, और ये सेशन भैया हुआ मद्रास के अंदर, मद्रास में हुआ, ठीक है, मद्रास के अंदर हुआ। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इस समय संख्या बढ़कर जो है, प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई, 600 से ज्यादा प्रतिनिधि, ठीक है ना। इसमें 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है ना। 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया, भाग लिया, ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस की वर्किंग जो प्लान्स थे उनको पहली बार जो हाईलाइट किया गया, वर्किंग प्लान्स को, कार्यकारी योजनाओं को, कार्यकारी योजनाओं को पहली बार रेखांकित किया गया, ध्यान दीजिएगा, किया गया, ठीक है। इसी प्लान में, तीसरे वाले में, बदरुद्दीन तैयब साहब टाइम में, क्लियर है। तो रेखांकित किया गया, बहुत ही खास जो है आईएनसी की स्थापना हुई। इसके बाद हम लोग तमाम तरह के सेशन को देखेंगे कालांतर में। जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके तमाम सेशन को पैरेलली ऐसे देखते चलेंगे कि इस सेशन में क्या होता है। वो तमाम चीजें हम जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसी के तत्वाधान में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के संबंध में ये तमाम चीजें आपको बताई गई। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमको जरूर बताएं, अवगत कराएं। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, हो सकता है आगे, या हो सकता है कि एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। उत्साह हौसला बनाए रखें और जुड़े रहिए। जय हिंद।